यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं जब हम नेता नगरी का ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। ज़्यादा चर्चा राजनांदगांव सीट की हो रही है क्योंकि ट्रेडिशनली ये सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है। बीजेपी का अच्छा वहाँ पर होल्ड है, लेकिन इस बार वहाँ से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हाल ही में जिनकी कुर्सी गई है पिछले विधानसभा चुनाव में, भूपेश बघेल, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है और उनके खिलाफ जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं संतोष पांडे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं सुनील कुमार जी, छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक हैं। सुनील जी से आखिरी बार विधानसभा चुनाव के समय हमारी बात हुई थी नेता नगरी में। सुनील जी, बहुत स्वागत। क्या रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं? पहले तो राजनांदगांव सीट का ही बताइए। देखिए, राजनांदगांव में कांग्रेस ने अपने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता को फील्ड किया है, उतारा है, और उनका खुद का घर दुर्ग संसदीय सीट में है जहां से वो विधायक भी हैं। उसी संसदीय सीट से उसको छोड़ के वो राजनांदगांव गए हैं जो पड़ोस की पार्लियामेंट्री सीट है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि अपने घर से नहीं जीत सकते थे भूपेश बघेल, इसलिए दूसरी जगह गए हैं। मेरा मानना है, समझदारी इसमें रहती है कि जहां जीत की संभावना रहे वहां अच्छे नेता को फील्ड करना चाहिए। तो भूपेश बघेल वहां अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक दिन में 40-40 गांव का वो दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। गांव में लोगों की उत्सुकता उनके प्रति ज्यादा है 2 वजह से। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कर्ज माफी की थी, धान का दाम उन्होंने अंधाधुंध बढ़ाया था, गांव की कुछ एक और योजनाएं भी उन्होंने शुरू की थी। लेकिन दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो एक महालक्ष्मी योजना लागू की है, जिसमें सबसे गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए साल देने की बात कही है कांग्रेस ने। अभी ये साफ नहीं है कि वो कितनी महिलाएं, कितने फीसदी महिलाओं को मिलेगी, लेकिन उसको लेके उत्साह महिलाओं में बहुत है छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में। और ऐसा माना जा रहा है कि राजनांदगांव के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की इस योजना का बड़ा असर देखने मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक महतारी बंधन योजना घोषित की थी जिसमें 1000 रुपए महीने 12 महीने देने की बात हुई थी। हर महीने 1000 रुपए हर शादीशुदा महिला को दिए जाएंगे। वो शुरू भी कर दिया है बीजेपी सरकार ने जी। तो कांग्रेस की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल की घोषणा, चाहे वो सीमित संख्या की महिलाओं के लिए हो, लेकिन उसका असीमित असर हो रहा है। सबसे बड़ा असर अगर आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसी एक मुद्दे का हो रहा है, योजनाओं में कह रहा हूं मैं, मोदी के मैजिक वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये जो महालक्ष्मी योजना है कांग्रेस पार्टी की, ये महिलाओं को बहुत प्रभावित कर रही है। ऐसी हर जगह से रिपोर्ट्स हैं। जी, महतारी वंदन योजना का आपने जिक्र किया और उसके बारे में खास बात ये थी कि चुनाव नतीजों से पहले ही फॉर्म भरवाए जाने लगे थे, जिससे ये कन्विक्शन आया था कि ये मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा लगा कि जो चुनाव कांग्रेस जो अच्छा चुनाव लड़ रही है, बहुत सारे दिल्ली से लोग इस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे थे कि शायद भूपेश बघेल वापसी करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और बीजेपी ठीक ठाक कंफर्टेबल मेजोरिटी से वापस आई। दूसरा एक रीजन था ट्राइबल वोट्स। राजनांदगांव सीट, चूंकि मैं वहां गया था विधानसभा चुनाव के समय, वो सीट में कुछ हिस्सा ट्राइबल एरिया का भी आता है जो नक्सल प्रभावित भी रहा। थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जो ट्राइबल दक्षिण का जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिला। क्या लोकसभा चुनाव में ट्राइबल वोट्स के बारे में हम मुतमईन होकर श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो इस बार भी बीजेपी के साथ है, या बटा हुआ है, या कांग्रेस को उसी में उम्मीद दिख रही है? मुझको एक चीज लगती है कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाके जो हैं उनका एक कैरेक्टर नहीं है, वहां एक जैसी स्थितियां नहीं है। बस्तर की स्थितियां अलग है, सरगुजा की स्थितियां अलग है, और राजनांदगांव संसदीय सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इन दोनों आदिवासी इलाकों से बाहर की सीट है। जी, बिल्कुल। यहाँ का कुछ हिस्सा जो है आदिवासी हिस्सा है, जिसमें पिछली बार कांग्रेस का विधायक बना था। भाजपा को सरगुजा और बस्तर में तो बहुत वोट मिले थे, लेकिन इस इलाके में, राजनांदगांव के इस इलाके में, वहां कांग्रेस की जीत हुई थी आदिवासी इलाके में। वहां अभी
पोलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, उत्साह से आदिवासी लोग वोट डाल रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि विधानसभा में कांग्रेस का साथ दिया था, इस बार कांग्रेस का साथ क्यों नहीं देंगे? क्या मोदी का मैजिक आदिवासी इलाकों में भी उतना रहेगा? राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? मुझको भी समझ नहीं आ रहा है आदिवासी इलाकों का अलग से। लेकिन ये जरूर है कि भूपेश बघेल और उनके समर्थक आदिवासी और ग्रामीण इलाकों को लेके उम्मीद से हैं। उनको शहरी इलाकों में कुछ खतरा अपने लिए दिखता है, जहां मोदी का जादू शायद अधिक हो, जहां भाजपा का असर ज्यादा अधिक हो। लेकिन गांव और आदिवासी इलाकों में भूपेश बघेल को उम्मीदें हैं। जी, और प्रधानमंत्री की रैलियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी बहुत गर्व के साथ इस बात को कहती है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो कहीं फिजा मुश्किल भी हो बीजेपी के लिए तो फिजा बदल जाती है। प्रधानमंत्री ने अभी तक छत्तीसगढ़ में जो रैलियां की हैं, क्या राजनांदगांव के आसपास एक भी रैली नहीं हुई? दक्षिण की ओर बस्तर में रैली हुई, एक पूर्व की ओर हुई रायगढ़ की तरफ, राजनांदगांव में रैली नहीं की प्रधानमंत्री ने। नहीं, राजनांदगांव में रैली नहीं की। और एक हंसी मजाक के लहजे में एक बात चल रही है राजनांदगांव में, मैं उसको बहुत गंभीर राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, लेकिन किस्सा ये चल रहा है कि भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव जिस तरह से तश्तरी में रखकर प्रधानमंत्री को पेश किया, बीजेपी को पूरी सरकार बनाने दी, उसके एवज में प्रधानमंत्री ने शुक्राना दिया है भूपेश बघेल को कि वो चुनाव प्रचार के लिए राजनांदगांव नहीं आए। ऐसा एक किस्सा चल रहा है वहां पे हंसी मजाक में। और कांग्रेस के भूपेश बघेल कैबिनेट में कुछ वरिष्ठ मंत्री रहे लोगों ने मुझको ये बात कही है कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए भूपेश के उस चुनाव क्षेत्र में क्योंकि भूपेश ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को हराकर बीजेपी की सरकार बनाने दी। मैं इसको बहुत गंभीर विश्लेषण के तौर पर नहीं कह रहा हूं, जो किस्सा हवा में है कांग्रेस के बड़े लोगों के बीच में, मैं उसका जिक्र भर यहां पर कर रहा हूं। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के जाने से फिजा बदल सकती थी। और दूसरी बात यह है कि भूपेश बघेल की ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये धार्मिक ध्रुवीकरण का एक किस्म से केंद्र भी था ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन वहां प्रधानमंत्री का न जाना थोड़ा हैरान भी करता है। वहां प्रधानमंत्री जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम की बातें कह रहे हैं, जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण उनके भाषणों से हो रहा है, उसका बड़ा असर हो सकता था राजनांदगांव संसदीय सीट में, जहां पर डॉक्टर रमन सिंह जो वहां के अच्छे वोटों से जीते हुए विधायक भी हैं और सबसे बड़े नेता भी हैं बीजेपी के, वहां पे वो अपने एक ऑपरेशन वगैरह की वजह से भी वहां नहीं गए प्रचार में, और विधानसभा अध्यक्ष हैं शायद इसलिए भी नहीं गए। तो एक कमी एक बड़े नेता की राजनांदगांव में थी। लेकिन फिर भी मोदी का न जाना थोड़ा हैरान करता है और कई किस्सों को पैदा करता है। जी ठीक है, आखिरी सवाल आपसे कि भूपेश बघेल की राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर बात करें, वो चुनाव हार गए, वो तेजी से उनका राइज हुआ, दिल्ली में भी पसंद किए जाते रहे जब तक वो छत्तीसगढ़ की सत्ता में थे। जब वो चुनाव हारे तो वो स्वयं तो चुनाव जीते लेकिन उनकी पार्टी चुनाव हारी और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छिनी। उसी समय टी.एस. सिंहदेव जो स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उनके दूसरे स्पर्धी नेता के तौर पर देखे जाते थे, उनके प्रभाव की सभी सीटें कांग्रेस हार गई। टी.एस. सिंहदेव अपनी भी सीटें हार गई। कांग्रेस, विद इन कांग्रेस अभी भूपेश बघेल की राजनीतिक स्थिति कैसी है? क्या हम सेफली कह सकते हैं कि वो कमज़ोर हुई है, या इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि अभी भी वो सर्वमान्य तौर पर कांग्रेस भी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नज़र में भी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता वही? देखिए, भूपेश बघेल 5 साल तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एटीएम रहे, और किसी को भी एटीएम अच्छा लगता है, तो भूपेश बघेल पसंदीदा रहे कांग्रेस हाईकमान के। अब वो एटीएम नहीं है यहाँ पे। अब वो लगातार कई किस्म की कानूनी दिक्कतों से, कई किस्म की जांच से घिरे हुए, अदालत से 2 कदम भर अभी दूर हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है। उनका नाम भी कई एफआईआर वगैरह में इसमें आ चुका है। कांग्रेस हाईकमान के पास भूपेश बघेल को न चाहते हुए भी पसंद करने की आज कोई वजह नहीं है। आज भूपेश के हाथ में यहाँ एटीएम नहीं है छत्तीसगढ़ का। लेकिन मेरा यह मानना है कि भूपेश बघेल की राजनीति आने वाले वर्षों में, इस चुनाव के तुरंत बाद,
इस पर निर्भर करेगी कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहती है। अगर देश में कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करेगी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हार जाएंगे तो भूपेश बघेल कमजोर हो जाएंगे। लेकिन भूपेश बघेल अगर सांसद बन जाते हैं और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी देश में कमजोर होती है तो भूपेश बघेल बड़े ताकतवर और बड़े नेता बन के उभरेंगे। तो भूपेश बघेल का भविष्य जो है राजनांदगांव के वोटर जितना तय कर रहे हैं उतना ही बाकी हिंदुस्तान के वोटर भी तय कर रहे हैं जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है। इंडिया कोलिशन या कांग्रेस पार्टी ये अगर मजबूत होकर उभरेंगे दिल्ली में तो भूपेश बघेल की ताकत सीमित रहेगी, वो छोटे नेता हो जाएंगे विद इन कांग्रेस। लेकिन अगर कांग्रेस देश में कमजोर होती है और भूपेश बघेल सांसद बन जाते हैं तो वो आज के मुकाबले और बड़े नेता हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर और है जिसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कितने सांसद बनते हैं? अगर भूपेश बघेल के साथ 2 लोग और सांसद बन गए छत्तीसगढ़ से तो भूपेश बघेल का वजन दिल्ली में उतना नहीं रहेगा, पार्टी के भीतर उतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो छत्तीसगढ़ से अकेले कांग्रेस सांसद बनते हैं और दिल्ली में कांग्रेस कमजोर होती है तो भूपेश बघेल ज्यादा बड़े नेता रहेंगे। इसको थोड़ा जटिल तरीके से समझने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भूपेश बघेल के चुनाव पर, राजनांदगांव के चुनाव पर नजर रहेगी। शुक्रिया सुनील जी, हमारे साथ जुड़े थे रायपुर छत्तीसगढ़ से।